नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार अ, राजेश यादव जी जुड़ गए हैं। एक दो लोगों को और जुड़ना था बिहार से, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर जिस तरह का राजनीतिक हलचल हो रही है, सब कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो इसलिए वो नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ। बहरहाल, राजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया है और फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार वो हैं जो जिन्होंने इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन का एक परचम लहराया था और उनके बहुत अगुआ थे। उन्होंने पाला बदला और दोबारा बीजेपी में चले गए और अंततः उन्होंने ये जीत हासिल कर ली। इस बीच काफी अटकलें ये लगी थी कि अ, लालू जी और उनके जो बेटे हैं तेजस्वी, जो डेप्यूटी सीएम भी रहे हैं इनकी सरकार में, वो कुछ खेला कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? मैं और खासकर एक और बड़ी दिलचस्प बात है, आज जो तेजस्वी जी ने जो भाषण दिया है वो बड़ा इमोशनल किस्म का था। उन्होंने कटाक्ष भी किए हैं और बहुत ही भावुक भी हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को लेके कोई अपशब्द भी नहीं बोले हैं। उन्होंने लगातार कहा है कि मेरे अग्रज हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। तो अब बिहार की राजनीति और इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसकी उसमें क्या होने जा रहा है, ऐसा कि क्या नीतीश कुमार को अल्टीमेटली उनकी जो ये जो उन्होंने पाला बदला है ये महंगा साबित होगा या क्या होगा? अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जनता आरजेडी जो है उसकी 79 सीटें हैं। बीजेपी की करीब जेडीयू की मैं अगर बात करूं तो 45 हैं, बीजेपी की 78 43। हैं। तो क्या ये चीजें बदल सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी इनको भी झटका देके किनारे कर देगी? बहरहाल, हाँ, मेरा मूल प्रश्न ये है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार और फिरोज जी आपको भी नमस्कार। खैर, बिहार में जो हुआ वो जैसे मेरी आपसे एक दो दिन पहले भी बातचीत हुई थी, और कुछ बिहार के लोगों से जो मीडिया क्षेत्र में हैं उसमें कल मेरी बात हो रही थी लोगों से, जो घटनाक्रम पूरा जो चल रहा है उसमें। तो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई थी, दो तीन लोगों से, तो सबने ये कहा कि हलचल तो दिख रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार को कोई खतरा है या कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। हालांकि जिस तरह से आज 5 विधायक नहीं पहुंचे थे शुरू में, उससे एक बार लगा था कि नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन आरजेडी के भी 3 जो थे पाला बदल गए। और अब बहुमत का आंकड़ा देखें तो उससे पहले आप जो स्पीकर के लिए वोटिंग हुई थी, वो जो संख्या थी वो 125 पे थी। लेकिन जब वो सरकार के बहुमत के लिए जब डाटा आया तो वो 129 तक पहुंच गई। तो उसमें जो 5 लोग अनुपस्थित थे, उसमें से 4 बाद में आ गए थे। जो 4 एमएलए थे वो आ गए और वो संख्या 129 पहुंच गई, जिसमें कि निर्दलीय भी थे। तो देखिए, पहली बात तो सरकार बन गई, और अगले 6 महीने तो कम से कम इसको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब कोई अविश्वास प्रस्ताव आएगा भी तो 6 महीने बाद ही आएगा। तो लोकसभा चुनाव तक तो ये सरकार बड़े आराम से चलेगी, अगर कोई बहुत बड़ा बीच में बदलाव नहीं हुआ तो। नीतीश कुमार की राजनीति जैसे हमेशा चल रही थी वैसे अभी भी चलेगी। हाँ,
इसको आप ऐसे देखिए कि लालू प्रसाद यादव का एक बयान मेरे को याद आ रहा है। वो कहते थे कि सरकार जो होती है ना, वो लुंज पुंज नहीं हो सकती, वो रोब से चलती है। लालू प्रसाद यादव का बड़ा चर्चित बयान है। लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है ना, वो रोब वाली सरकार नहीं रहेगी। हाँ, टूट गया था बीच में जी। कोई बात बताएं नहीं, कोई आप। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं यही कह रहा था कि सरकार जो है वो अपने रोब से चलती है। सरकार को अगर कोई फैसला लेना होता है तो वो जितनी मजबूत होती है और जितनी स्टेबल होती है, तो फिलहाल तो स्टेबिलिटी सरकार को मिल गई, लेकिन जो स्थिति मुख्यमंत्री की अभी है उस गठबंधन में, वो कितनी शक्तिशाली है और कितने दबंग तरीके से वो फैसले ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज जो हुआ है, जो तीन जो विधायक हैं वो आरजेडी के, वो चले गए उधर। अब विधानसभा में जो स्थिति हो गई है, वो 79 से 76 पे आ गई आरजेडी, और बीजेपी जो 78 वाला दल है वो हो गया सबसे बड़ा दल। और जो जनता दल यू 45 पे थी, वो आ गई 43। तो इसके अभी तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि इसका क्या महत्व है, लेकिन 6 महीने बाद इसका महत्व हो सकता है अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो गया तो। फिलहाल भाजपा और नीतीश कुमार की एक सरकार बन गई है जो लंबे समय तक चल सकती है अगर कोई उठापटक नहीं हो तो। जो दूसरी बात आपने कही कि हम इसके लोकसभा इम्पैक्ट पे दूसरे सवाल पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात आपने जो तेजस्वी की कही, कि बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने। देखिए, पूरा मीडिया आप जिस टाइम देखें या ट्विटर सोशल मीडिया भी देखें, तो हर कोई तेजस्वी यादव की आज की स्पीच की तारीफ कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। चाहे वो सीएम नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को उन्होंने जो चर्चा की, सरकार चलाने में जो बातें थी चाहे उसकी चर्चा की, चाहे नौकरी को लेकर उन्होंने जो वादा किया था, और जब सरकार बनने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ आएंगे, लेकिन हमारी बात जो है, जो हमने जनता से वादा किया है कि हम 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं, उसको आपको मानना होगा। तो उसमें सीएम नीतीश कुमार ने सहमति जताई थी, हालांकि उसमें किंतु परंतु थे, और बाद में वो वादा पूरा हुआ। और तेजस्वी की आज की डेट में वो पहचान जो शिक्षा जगत में नौकरियों को देके हुई है, उससे हुई है। और ये देखिए, बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो युवा मतदाता है वो सरकार के बनने और बिगड़ने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा, और अच्छी खासी संख्या है उनकी। ऐसे में वहां पे आज की डेट में अगर देखें आप, तीनों पार्टियों में जो फ्यूचर की राजनीति है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव जो है वो लगभग बिहार में युवाओं के एक छत्र राजनेता हो गए। बीजेपी में वैसा कोई बड़ा चेहरा तेजस्वी के लेवल का अभी स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। बीजेपी अपने नेताओं को बदलती रही है। जदयू में नीतीश कुमार ही हैं अभी फिलहाल तो। उसके बाद वोट बैंक के हिसाब से उनके पास कौन सा चेहरा आगे होगा, वो देखना होगा। बात केवल युवा हो जाने से नहीं है। बात है कि क्या जो बिहार का जो कास्ट समीकरण है, उसमें कोई ऐसा चेहरा आप स्टेब्लिश कर पाते हैं जो फ्यूचर के 10-15 सालों की राजनीति को प्रभावित करे। तो उसमें तेजस्वी 34 साल के हैं, लगभग 33-34 साल। अब देखिए, उनका मुकाबला किससे है? उनका मुकाबला अभी जो वर्तमान संदर्भों में अब आज से हो गया कि नीतीश कुमार, जिनकी एज 72 साल के ऊपर हो गई है लगभग। तो भारतीय राजनीति में जनता युवा चेहरों को महत्व देती रही है, और जब चुनाव होता है तो ऐसे चेहरों के लिए वोट करती है। हालांकि बिहार में जो कास्ट इक्वेशन है, वो इतनी उलझी हुई है कि कुछ जब तक दो पार्टियां साथ नहीं होती तब तक किसी की सरकार नहीं बनती।
और इसी बात का फायदा नीतीश कुमार उठा ले जाते हैं। वो कभी आरजेडी के साथ आते हैं, कभी बीजेपी के साथ आते हैं, और इस तरह से वो सीएम के रूप में नजर आ रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा राजेश जी। बिहार जो है पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, जिसको कहते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक है। वहां पर अगर आप चाहे बड़ा तबका हो चाहे छोटा तबका हो, एक रिक्शे वाला भी अगर आप उससे पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो बहुत ही गहराई से बात करता हो, उसको तमाम जानकारियां होती हैं कि क्या क्या हुआ। ये बिहार ही स्टेट था जहां पर 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन जो शुरू किया था और उसने पूरे देश को बिल्कुल हिला कर रख दिया था, और इंदिरा गांधी जैसी इतनी सशक्त नेता उनको सत्ता के बाहर कर दिया था। आज हम लोग जो सुनने में आ रहा है, जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब एक चुके हुए नेता हो गए हैं और तेजस्वी आज जयप्रकाश नारायण की भूमिका में आ गए हैं? क्या ये ऐसा आप देखते हैं कि ठीक है, ये एक जिसको कहते हैं ना, हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं T20 मैच है, ठीक है यार, आप जीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा टेस्ट, जब टेस्ट मैच होगा तो मैं जीत के दिखाऊंगा आपको। तो आपको लगता है कि तेजस्वी अब एक बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली, और जिस तरह का उन्होंने आज विधानसभा में जिस तरह का भाषण दिया, इमोशनल, बहुत बहुत ही अच्छा भाषण दिया, चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। उन्होंने कोई भी किसी के बारे में कड़वाहट नहीं पैदा की, उन्होंने कोई तल्ख बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी बातें फिर भी सामने रख दी। आपको लगता है कि क्या जयप्रकाश नारायण का एक बार फिर उदय होगा इस दशक? नहीं नहीं, मैं ये जो दो बातें आपने की ना, जिसमें बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ और जेपी आंदोलन की बात की, वो देखिए वो दौर बहुत अलग था, वो नेता बहुत अलग थे भाई। मैं तुलना नहीं करना चाहता किसी की, मतलब आज के नेताओं की तुलना मैं जेपी से नहीं कर सकता। जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता की बात अलग है। हाँ, बिहार की जनता तेजस्वी में एक भविष्य देख सकती है, उम्मीद कर सकती है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश की है, उस संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको अभी लंबा रास्ता तय करना है, और अगले 2 दशकों की उनकी राजनीति कैसी रहती है उसके बाद इस तरह के सवालों पे कुछ बोला जा सकता है। जेपी बहुत अलग चीज थे, और एक आदमी जिसने एक सभा में कुर्सी पे बैठ के और लोगों से आह्वान किया कि अगर आज आपने मेरी बातें नहीं सुनी तो आपके हाथ में डिग्रियां तो होंगी लेकिन नौकरियां नहीं होंगी। और उसके बाद पूरे जो बिहार का युवा, उसके बाद देश का युवा उस आंदोलन में शामिल हो गया। कोई मामूली बात नहीं थी कुर्सी पर बैठ के दिया गया वो भाषण कि अगर आज आपने मेरी बातें नहीं सुनी तो आपके हाथ में डिग्रियां तो होंगी लेकिन नौकरियां नहीं होंगी। और वर्तमान संदर्भ में बात करिए कि कोई ऐसा प्रभावशाली नेता है जो युवाओं को ये बता सके कि आपके पास डिग्री है, आगे होंगे भी, और एक से एक डिग्रियां होंगी, लेकिन जो सरकारें जिस हिसाब से चल रही हैं और जो उद्योगपतियों के लिए पॉलिसी बन रही है, उसमें रास्ता किस तरफ जा रहा है? सरकारी नौकरियां जो हैं वो प्राइवेट हो रही हैं। ये आपने बड़ी और महत्वपूर्ण बात की है राजेश जी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एक इसमें एक बात एक बोलना और चाहूंगा प्रश्न आपसे पूछना कि चाहूंगा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि जेपी ने कहा था कि आपके पास डिग्रियां तो होंगी लेकिन नौकरी नहीं होगी, और सबसे बड़ी उपलब्धि जो तेजस्वी के बारे में बताई जाती है वो ये है कि वो उन्होंने लोगों को रोजगार दिया, जिसको नीतीश कुमार ने कहा था कहाँ से संभव, कहाँ से नौकरी आएंगी, क्या है, पैसा नहीं है, ये वो। तो भाई इसमें देखिए फिरोज जी, जो आप कहना चाहते हैं मैं समझ गया। मैं देखिए, सरकार होती किस लिए? समाज कल्याण के लिए। और अगर कोई सरकार अपने यूथ के लिए अच्छे जॉब के अवसर उपलब्ध नहीं कराएगी तो सरकार किस काम? और जॉब उपलब्ध कराने के साथ उनको टाइम पे वेतन मिलना और पूरा सिस्टम सही से चलना, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं।
आपने कहा कि बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। आज 3 लोग उधर गए, तेजस्वी के साथ थे। कौन लोग हैं वो 3? हाँ, चेतन आनंद, विमला देवी और प्रहलाद यादव वो वहां चले गए। इसका राजनीतिक इतिहास क्या है? चेतन आनंद किसके बेटे हैं? एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या हुई थी, किस किन लोगों पे आरोप है? जी कृष्णैया 1994 में मारे गए थे, किन लोगों पे आरोप है? एक दूसरे जो हैं, मतलब वो राजनीति में भी नहीं है, धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, आरजेडी ने उनका समर्थन भी किया, और वो आज नीतीश कुमार के साथ चली गई। क्यों गई भाई? AK-47 किसके पास निकली थी? दूसरा, ये जो प्रहलाद यादव जी की बात तेजस्वी यादव ने कही कि अ, बड़े बुजुर्ग नेता रहे, हमारी पार्टी के साथ लंबे समय तक रहे, तो आपने इनको इतने दिन तक अपनी पार्टी में रखा क्यों था? ऐसा कौन सा काम किया था? बालू माफिया लोगों आपके साथ अगर रहे हैं, भाई नीतीश कुमार को आज कौन बचा रहा है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था। तो आप जिन है वो कौन लोग हैं? उनका संबंध किससे है? एक जिला मजिस्ट्रेट 94 में मारा गया था, उनका उनको मारने वाले लोगों में से उनकी एक संतान आपके साथ है। बालू माफिया में जाति हिंसा जो हुई थी, जिसमें 14 लोग 2002 में मारे गए थे, उसमें ये जो विधायक जी आपके साथ गए, उनके एक भाई भी हुआ करते थे, जिनका उस हिंसा में बड़ा हाथ था। आप जंगल राज की बात कर रहे हो, आप आलोचना कर रहे हो, लेकिन आपकी सरकार को कौन बचा रहा है? जिन्होंने 1994 में एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की थी, जिन पे आरोप है, जिनको सजा हुई, फिर उनकी सजा के लिए जेल के नियमावली किसने बदली 2023 रोकने कम करने के लिए? इस सरकार ने ना, नीतीश कुमार की। कौन से बिहार के लोग जागरूक हो गए फिर? क्यों नहीं कोई आगे आंदोलन में खड़ा हो गया कि नहीं, एक मजिस्ट्रेट मारा गया था, कि उनके खानदान के लोगों को हम वोट नहीं देंगे? क्यों नहीं वो भाजपा से हो चाहे जनता दल यू के लोग हैं, क्यों नहीं आके खड़े हो गए? मैं एक एक महिला सवाल जिसका आपसे। पति जी 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 एक बोले। महिला जिसका पति एक महिला जिसका पति मारा गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो भी तो न्याय चाहती होगी ना? तो तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को ये सोचना होगा, या बीजेपी, ऐसा कौन सा समझौता हो गया, ऐसा कौन सा वादा कर लिया आप लोगों ने एक सरकार को बचाने के लिए? जंगल राज की आप बात कर रहे हो, 2002 में जो जाति हिंसा हुई थी, जिसमें 14 लोग मारे गए थे, वो भी तो किसी के परिवार के लोग रहे होंगे। सही बात। राजनीति में भाई कौन होता है? राजनीति में भाई कौन होता है? देखिए आज आप। एक ट्विटर पे कविता ट्विटर पे एक कविता पोस्ट की युवा विधायक ने, जो उधर गए हैं, चेतन आनंद, ठाकुर का कुआं, बोले कुएं में, ठाकुर के कुएं में पानी बहुत है, और फिर आया जाएगा जिनको जरूरत होगी। अरे ये तो गुमराह करने के लिए बात बताई जा रही है ना। आज आप राजपूत हो रहे हो, अरे आप कहो ना कि सही बात क्या है, किस दबाव में आप गए? तेजस्वी यादव किसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? ठीक है, उनका कोई गुनाह नहीं है, वो युवा है, छोटे रहे होंगे, पर जिस घर से हैं वो कोई सामान्य घर है? उत्तर प्रदेश की राजनीति जब होती है, तो यहाँ भाजपा कहती है, बड़े बड़े लोगों का नाम लेके, गाजीपुर के जैसे मुख्तार अंसारी परिवार है, ये अपराधी और माफिया है, जिन लोगों का आज जब बीजेपी ने साथ लिया है सरकार बचाने के लिए, वो कौन लोग? मुकामा से जो सज्जन है, कोई मामूली आदमी है? आनंद मोहन कोई मामूली आदमी है जिनके
पुत्रराज सरकार की मदद कर रहे हैं। इस पूरे भाषण को अच्छा किस लिए बताया जा रहा है कि बड़ी नरमी तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी, और जो लोग गए हैं उनको बड़े इमोशनल अंदाज में उन्होंने अपनी बातें कही। अरे किस बात का इमोशन भाई, आप सच बोलो ना। आप नीतीश कुमार से सवाल करो ना कि भैया आप मेरे पिता के बारे में कहते थे कि 2005 से पहले का जंगल राज था, जहां लोग बाहर निकलते नहीं थे, तो आपकी सरकार को कौन लोग बचा रहे हैं? ये सवाल तो होगा ना। ये सवाल मीडिया को भी पूछना चाहिए, हमको और आपको भी चर्चा करनी चाहिए कि जिस बिहार को हम इतना जागरूक बताते हैं वो 75 के बाद सो क्यों गया? मैं यहीं पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आज तेजस्वी यादव जी ने जो भाषण दिया वो बड़ा नरम भी था, और बीच बीच में उन्होंने कटाक्ष भी किए। जैसे कि हम बिहार की राजनीति के बारे में जानते हैं, आपको क्या लगता है कि ये इनकी जो नरमी है ये क्या गर्मी में बदलेगी? नहीं देखिए, बात नरम और गर्म की नहीं है। तेजस्वी है लेकिन क्या उनको ओजस्वी होने की अब जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक राजनेता को जो आप बातें कह रही हैं, होनी चाहिए। देखिए, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो जब मुझे जी कृष्णैया जी की बात याद आई तो मेरे अंदर थोड़ा सा आक्रोश आ गया। जब 1994 वाली घटना, जो मैंने उस टाइम में छोटा था, तो मैंने पढ़ी थी, तो मुझे वो घटना याद आ गई कि किस तरह से बिहार में जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी कुछ लोगों के। वो जो भीड़ थी, या उस भीड़ में जैसे भी हुआ था, लेकिन मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने सजा भी दी थी, और बाद में उस व्यक्ति को बचाने के लिए जेल की नियमावली बदल दी जा रही है। अभी 2023 में बदली गई नियमावली। पहले वो जो सजा थी वो फांसी की थी, फांसी के बाद वो उम्र कैद में बदली, फिर वो बाहर, जेल की नियमावली चेंज हुई तो वो बाहर आए। तो आपके जो राजनेता हैं, ये लोग कहाँ से निकले हुए हैं? नीतीश कुमार कहाँ से निकले हुए हैं? जेपी के ही प्रोडक्ट है ना, लालू यादव जेपी के ही प्रोडक्ट है ना। हाँ, ये सब तो जेपी भैया, आंदोलन से निकले हुए नेता है। हाँ, और मतलब बहुत अच्छे लोग निकले हुए जेपी आंदोलन से। लेकिन आंदोलन से निकलने के बाद क्या किया इन लोगों ने? जैसे लालू प्रसाद ने सामाजिक चेतना के लिए बहुत काम किया, 90 के बाद जो सरकार आई थी उसमें गरीबों के लिए बहुत काम किया। लेकिन ये भी सच है कि उस दौरान अपराध हुए, इसको कोई नकारेगा नहीं। हालांकि बिहार की कंडीशन वैसी थी, अपराधियों का बोलबाला था, है, और अभी भी दिख रहा है जो आज है, कि वो जो दबंगई के साथ राजनीति वहां करने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं? बाहुबली लोग हैं ना। और बिहार की राजनीति बिना बाहुबली में चलेगी नहीं। राजेश जी, आप यूपी से आते हैं, आप यूपी की रग रग से वाकिफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पूरे इतने साल पत्रकारिता की, आपने देखा। आप हमारे सामने अभी जो पिछड़ा वर्ग है उसके हमारे दो बड़े नेता हैं इस वक्त सामने, तेजस्वी और अखिलेश। दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप 2-3 मिनट में ये बात को बहुत समाप्त। बहुत अंतर है। देखिए, तेजस्वी की पॉलिटिक्स, तेजस्वी के बोलने का अंदाज, तेजस्वी का जो स्पीच है, मैं खुल के कह सकता हूँ कि आज की डेट में वो अखिलेश से ज्यादा परिपक्व हैं इस मामले में। उम्र में वो छोटे हैं अखिलेश यादव, लेकिन जो अंदाज तेजस्वी का है, जो भाषा शैली है, या अपने विरोधियों को सम्मान देने का भी मामला हो, और कटाक्ष करना, कटाक्ष में तो खैर दोनों ठीक है, लेकिन तेजस्वी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अच्छी है। मतलब नीतीश कुमार का आपको सम्मान करना ही पड़ेगा भाई। नीतीश कुमार जिस अनुभव पे हैं, जो राजनीति उन्होंने देखी है, वहाँ आपको सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने बिहार के जो 4-5 दशक देखे हैं, और जिस जातीय संघर्ष को उन्होंने देखा है, या जो जाति जन इन लोगों ने झेला होगा, ये नहीं समझ। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या जयंत को लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लेकर चल रहे हैं लोग, किसान पुत्रों के बेटे हैं।
इनको अरहर के खेत में खड़ा कर दो तो पता नहीं अरहर की फसल पहचान पाएंगे कि नहीं, ये मुझे डाउट है। आलू आलू पहचान लेंगे लोग। हाँ, ये बड़ी अच्छी सही बता रहा हूँ मैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। किसान नेता बनते हैं लेकिन अरहर के खेत में अगर खड़ा कर दिया जाए इन्हें तो पता नहीं चलेगा कि ये अरहर का खेत है कि गेहूं का खेत नहीं, है। किसान किसान आंदोलन करना अलग बात है, किसानों की बात करना अलग बात है, लेकिन हकीकत है कि जो जो किसान नेता पहले के थे, जैसे देवी लाल हुए, चौधरी चरण सिंह हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, इन लोगों ने जमीन को समझा था। जो ऊख होती है ना, मतलब जो गन्ना होता है उसको भोजपुरी में ऊख बोलते हैं, उसकी कोड़ाई कैसे होती है, जो आदमी किया होगा वही तो समझेगा ना खेती किसानी होती क्या है। जी जी जी। और राजनीति भी वही समझेगा जो 10-15 साल इसमें लगा होगा। मालूम पड़ा कि एक आदमी आईआईटी कर रहा है, आईआईटी करके अमेरिका चला गया और अचानक देखा कि नहीं पिताजी तो अब रहे नहीं, तो बोले क्या करना है, बोले पॉलिटिक्स में आना है। तो अजीत सिंह पॉलिटिक्स में आ गए। और 2 साल बाद क्या बोले, नहीं साहब वो जनता दल आएगी तो सीएम हम बनेंगे। दूसरी तरफ मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के शिष्य, वो चीजों को समझ रहे थे, थोड़ा सा एक कदम पीछे रहे, बहुगुणा को आगे किया। फिर वो वोटिंग वाला मामला आया, उसमें वो सीएम बन गए, अजीत सिंह नहीं बन पाए। तो चलिए राजेश अनुभव जी, बड़ी चीज इसमें होती आपने इस पूरे उस पर घटनाक्रम पर, बिहार पर, यूपी पर बड़ी अच्छी बात की। आपका बहुत है। बहुत एक एक बात मैं धन्यवाद। कहना चाहूंगा फिरोज जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। पहली बार बिहार में मैंने देखा कि भाजपा और जनता दल को भी अपने विधायक बचाने पड़ रहे हैं। पहली बार, मतलब काफी दिनों से कांग्रेस लेके भागती थी या दूसरे दल लेके भागते थे कि भाई बच जाए हमारे, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि जनता दल यू भी चाणक्य होटल में व्यवस्था की, कांग्रेस जी अपने ले गई वहां हैदराबाद, आरजेडी ने अपने घर में ही बिठा लिए। एक वामपंथी जो थे, वामपंथी दल के जो विधायक थे वो घूम रहे थे, क्योंकि वो विचारधारा आइडियोलॉजी पे थे, उनको पता था कि हमारे वाले कहीं नहीं जाएंगे। जी, आपका तो जो भी बहुत है बहुत दिलचस्प राजनीति। धन्यवाद। राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। हम आगे भी राजनीति पे और बात करते रहेंगे। अभी तो बिहार में और भी बहुत कुछ होगा, देश में भी बहुत कुछ होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।